हिंदी है हम हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन से पाठ गिल्लू पढ़ेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार नामक कृति से लिया गया एक भाग है। मेरा परिवार एक संस्मरण संग्रह है जिसमें उन्होंने अपने पालतू पशुओं के संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी स्मरण या स्मृति के आधार पर लिखित लेख या ग्रंथ। जब लेखक या लेखिका सहज आत्मीयता तथा गंभीरता से किसी बीती घटना अथवा दृश्य का स्मरण कर उसे कलमबद्ध करता है यानी लिखता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। तो मेरा परिवार संस्मरण संग्रह है जिसमें 9 रचनाएं हैं जो कि महादेवी वर्मा के 9 पालतू पशु पक्षियों के ही संस्मरण है। उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा था। उनके हृदय में जीवों के प्रति करुणा और दया की भावना थी। महादेवी वर्मा जहाँ कहीं भी घायल पशु पक्षी को देखती थी अपने साथ अपने घर ले आती थी और उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था करती और अपने परिवार का हिस्सा बना लेती थी। तभी तो उनके संस्मरणों का संग्रह कर उन्होंने अपनी रचना का नाम दिया मेरा परिवार, जिसमें 9 कृतियाँ हैं जो उनके जीवन में आए वे 9 जीव जो कि उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ गए, उनका चित्रण किया गया है। मैं एक बार उनका नाम बताना चाहूँगी। पहला नीलकंठ जो कि एक मोर है। दूसरा सोना हिरणी है। तीसरा दुर्मुख एक खरगोश है। चौथा गौरा जो कि गाय है। पांचवा नीलू कुत्ता। उसके बाद निक्को नेवला, रोज़ी कुतिया और रानी एक घोड़ी थी जिसके बारे में उन्होंने लिखा। और अंत में गिल्लू जो कि एक गिलहरी है। और आज का पाठ हमारा गिल्लू ही है जिसको कि हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लेखिका ने एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनको स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। तो इस रचना को पढ़ने से पहले हम लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान और सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक मानी जाती हैं। इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद में जो कि उत्तर प्रदेश में है हुआ था। इनका जन्म अपने परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद पुत्री के रूप में यानी लगभग 200 सालों के बाद हुआ था। इसलिए इनके दादाजी के खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने इन्हें घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी रखा। महादेवी वर्मा के हृदय में जीवों के प्रति करुणा और दया की भावना बचपन से ही थी। इनको चित्र बनाने का शौक भी बचपन से था। 7 साल की उम्र में ही वे कविताएं लिखने लगी थीं। 9 साल की उम्र में इनका बाल विवाह हो गया था, परंतु इन्होंने अपना पूरा जीवन एक सन्यासिनी की तरह जिया। इनको गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गई थी और इन्होंने अपना सारा जीवन अविवाहित की तरह ही जिया। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसकी प्रधानाचार्या के रूप में कार्य करना आरंभ किया और अपने अंतिम समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की ही प्रधानाचार्या बनी रही। ये एक महान कवित्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन गद्य लेखिका भी थी। और आज का हमारा पाठ गिल्लू भी एक गद्य रचना ही है। लेखिका और कवित्री होने के साथ ही वो एक महान समाज सुधारक भी थी। इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया और महिला शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया था। महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलवाने और उचित आदर सम्मान दिलवाने के लिए कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए थे। और 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में ही इनका निधन हो गया। इलाहाबाद जिसका कि अभी नाम प्रयागराज हो गया है। महादेवी वर्मा को प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार और सम्मान मिले। वे साहित्य अकादमी के सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। 1956 में उन्हें भारत सरकार द्वारा उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 1988 में मरणोपरांत यानी उनके मरने के बाद उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये थी हमारी महादेवी वर्मा की जीवनी। और अब उनकी रचना गिल्लू पढ़ते हैं।
सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। सोन जूही। पीले रंग के जूही के फूल को सोन जूही कहते हैं। तो लेखिका के यहाँ सोन जूही का पौधा है जिस पर पीली कली लगी हुई है। उस कली को देखकर अनायास ही यानी अचानक ही उन्हें उस छोटे जीव की याद आती है जो इस फूल की लताओं की घनी हरियाली में छुप कर बैठता था और लेखिका जब निकट पहुँचती थी तो उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। पहले जब भी लेखिका फूल के पास जाती थी तो उन्हें कली की खोज रहती थी कि कौन कौन सी नई नई कली पौधे में आई हुई है, परंतु आज उन्हें उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी छोटे जीव अपने गिलहरी की बात कर रही है लेखिका यहाँ, कि आज उनकी नज़रें उस गिलहरी को ढूंढ रही है जो कि गिलहरी अब नहीं है, वो गिलहरी मर चुकी है और उसी की याद लेखिका को आ रही है। यहाँ लेखिका सोच रही है कि वो अब तक सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि गिलहरी को मरने के बाद लेखिका ने उसे उसी सोन जूही की जड़ के पास मिट्टी में दफना दिया था, यानी दबा दिया था। फिर सोच रही है कि कौन जानता है, शायद उसी का स्वर्णिम कली यानी सुनहरी कली इस पीले रंग की कली के रूप में फिर से नया जन्म हुआ हो और वो चौंकाने के लिए फिर से मुझे कली के रूप में ऊपर खिल गया हो। आगे, अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। अब यहाँ लेखिका उन दिनों की बातों को याद करते हुए लिखती है जब गिलहरी उन्हें मिली थी, कि अचानक जब वो बरामदे में जाकर देखती है तो 2 कौवे आपस में छुआ छुआल खेल रहे थे। फिर कौवों के बारे में लिखते हुए कहती है कि ये काक भुसुंडी जो है रामायण में एक पात्र थे कौवे के रूप में जो राम भक्त थे, इसलिए यहाँ पे लेखिका ने कौवों के लिए काक भुसुंडी का उपयोग किया है। तो कहती है कि ये कौवे भी जो है वो विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। यानी कौवों को एक विशेष आदर भी दिया जाता है और उनकी अवहेलना, निरादर भी किया जाता है। ऐसा क्यों कह रही है लेखिका? क्योंकि पितर पक्ष में कौवों को बड़े ही सम्मान के साथ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाया जाता है। अब पितर पक्ष क्या है? तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को पितर पक्ष के रूप में मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पितर पक्ष जो कि 15 दिनों का होता है, इसमें हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और हमें उनके नाम पर भोजन, दान और तर्पण के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि पूर्वज कौवा के रूप में ही भोजन ग्रहण के लिए आते हैं। तो उस समय में यानी पितर पक्ष में कौवों को बहुत ही आदर के साथ बुलाया जाता है खाना खिलाने के लिए, और ऐसे हम हमेशा ही कौवों को भगाते हैं, उनका अनादर करते हैं। तो वही यहाँ पर महादेवी जी कहती है कि हमारे पूर्वज भी न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न ही मोर और हंस के रूप में, उन्हें कौवा बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब कोई आने वाला होता है और कौवा हमारे छज्जे या छत पर बैठकर बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनकर हम कहते हैं कि देखो उनके आने का संदेश दे रहा है या किसी अतिथि के आने का संदेश दे रहा है। और दूसरी ओर उसकी आवाज़ को हमेशा ही मजाक उड़ाते हैं कि क्या कौवे की तरह काँव काँव कर रहे हो। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक पुराण यानी कौवों की जो जानकारी लेखिका दे रही थी, तो उसमें अचानक से बाधा आ पड़ती है, क्योंकि लेखिका की नज़र जो है गिलहरी के छोटे से बच्चे पे पड़ती है जो शायद अपने घोंसले से गिर पड़ा है और कौवे उसे अपना भोजन बनाने की सोच रहे हैं। काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष सा गमले से चिपटा पड़ा था।
यानी 2 कौवे की चोंच से उस पे 2 घाव बने हुए थे, यानी दोनों कौवे ने अपनी अपनी चोंच से उस पे मार दिए थे, जो कि उस छोटे से जीव के लिए बहुत ज़्यादा जख्म था और वो निश्चेष्ट यानी बिना किसी हरकत के गमले से चिपट के पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। जैसा कि मैंने इनके परिचय में भी बताया था कि इन्हें पशुओं से बहुत प्रेम था। जहाँ कहीं भी घायल पशु पक्षियों को देखती थी उसे उठाकर अपने घर ले आती थी और अपने साथ रखती थी। तो ठीक वैसे ही गिलहरी को देख के उसे जो है, जबकि सबने कहा कि ये बच नहीं सकता, इसे छोड़ दो, ये तो मर जाएगा, लेकिन उनका मन नहीं माना। वो उसे उठा के ले आई और उस पर मरहम वगैरह लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। उन्होंने रुई की पतली बत्ती बनाकर और उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला। कई घंटे के बाद जो है उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन में ही वह अच्छा और स्वस्थ हो गया और अपने नन्हे पंजों से जो है लेखिका के साथ खेलने लगा। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी और 3-4 महीने में ही वो एक अच्छी सी गिलहरी, बड़ी सी गिलहरी बन गई, जिसके झब्बेदार पूंछ, चमकीली आंखें और चिकने चिकने रोए उनके शरीर पे थे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा यानी जो पूरी जाति को संबोधित करता है, तो गिलहरी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब हम गिलहरी कहते हैं तो किसी भी गिलहरी के बारे में कहते हैं, लेकिन उसका नाम उन्होंने गिल्लू रख दिया और वो अब व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि गिल्लू का मतलब केवल वही गिलहरी है, उसी का नाम गिल्लू है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका ने एक फूल रखने वाली डलिया में रुई बिछाकर और उसे लटका दिया खिड़की पर। उसी में जो है गिल्लू रहने लगा और 2 वर्ष तक वही उसका घर रहा। उसमें वो झूला झूलता, वहीं से सब कुछ देखते समझते रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसे अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो लेखिका जब भी लेखन कार्य के लिए बैठती थी तो गिलहरी जो है उनका अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैरों पे आकर दौड़ता और घंटों दीवार के सहारे खड़ा रह के उनके कार्यकलाप को देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। और जब भी भूख लगती थी वो चिक चिक करके और लेखिका को बताता। फिर लेखिका उसे काजू या बिस्कुट दे देती थी जो कि उसे कुतर के खाते रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी।
गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर से पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो लेखिका जब गिल्लू को देखती थी कि वो जाली के पास बैठकर और बाहर झांकते रहता था और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करती थी, तो लेखिका को महसूस हुआ कि इसे मुक्त करना आवश्यक है और उन्होंने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे कि गिल्लू बाहर आ जा सकता था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो लेखिका जब भी बाहर जाती थी तो अपना कमरा बंद करके जाती थी। तो जब वो बाहर जाती तो गिल्लू खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड के साथ खेलता उछलता कूदता रहता, उनका नेता बना रहता। और जैसे ही 4 बजते और लेखिका के आने का टाइम होता तो फिर जो है गिल्लू खिड़की से भीतर आ जाता और उनके आते ही उनके पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। तो लेखिका यहाँ कहती है कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन कोई भी उनके साथ खाने की हिम्मत नहीं करता। वो जब खाने पे बैठती तो कोई भी उनके थाली के पास बैठने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गिल्लू अपवाद था। वो जैसे ही खाने की कमरे में पहुँचते गिल्लू वहाँ चला जाता और उनके थाली के पास बैठ जाता। उसे काजू बहुत पसंद था। जब उसे कई दिन तक काजू नहीं मिलता तो गुस्से से और चीज़ें लेना भी बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था काजू को। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। एक बार जो है लेखिका को उसी बीच में एक्सीडेंट हो जाता है लेखिका का और उन्हें हॉस्पिटल में 2-3 दिन के लिए रुकना पड़ता है। तो जब वो हॉस्पिटल में रहती हैं तो और सदस्य आके गिल्लू को काजू दे जाते हैं या खाना, परंतु वो काजू को खाता नहीं था, बहुत कम खाता था। क्योंकि जब अस्पताल से आने के बाद लेखिका उसके झूले को साफ़ की तो उसमें से बहुत सारे काजू मिले, जिनसे उन्हें पता चला कि वो जो कि उसका प्रिय भोजन था काजू, उसे भी वो नहीं खा पाता था क्योंकि वो दुखी था। यहाँ पे जो है लेखिका यही दिखा रही है कि गिल्लू इतना छोटा प्राणी, उसे उनसे इतना प्यार था कि वो उनके विरह में जो है अपना प्रिय भोजन भी नहीं करता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यहाँ लेखिका कहती है कि गिल्लू एक सेविका की भांति जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो उनकी सेवा करता था, उनके बाल
बालों में, उनके सिर पे अपने पंजे से धीरे धीरे सहलाते रहता था। गर्मियों में उनके नज़दीक रहने के लिए वो सुराही पर लेट जाता था, जिससे कि वो हमेशा उनके पास भी रहता, क्योंकि सुराही हमेशा वो अपने पास रखती थी, तो उनके पास भी रहता था और सुराही से उसे ठंडक भी मिलती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। गिलहरियों का जो जीवन की अवधि होती है वो लगभग 2 वर्ष की होती है। तो एक दिन जो है वो दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और 2 वर्ष के करीब हो ही चुके थे, तो लेखिका को पता चल गया कि अब इसका अंत समय आ गया है। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, रात को जो है अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर के पास आया और ठंडे पंजे से उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। जिस प्रकार से बचपन में जब लेखिका ने उसे घायल अवस्था में उठाया था, ठीक उसी अवस्था में आज भी वो उनके हाथ से चिपका हुआ था। उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो लेखिका ने उठकर हीटर जलाया, उसे गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु सुबह की पहली किरण के साथ ही वह हमेशा के लिए सो गया। यानी वो गिल्लू मर चुका था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बसंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। महादेवी वर्मा जी कहती है कि अब तो उसका झूला भी उतार के रख दिया गया है, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, फिर भी बसंत तो आता ही है और जो बाहर से गिलहरियाँ आती थी वो अब भी आती है, चिक चिक करती है। और सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, उसे वहीं पे दबा दिया गया, क्योंकि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी। और इसलिए भी क्योंकि लेखिका जो है इस बात का विश्वास करके संतोष कर लेती है कि एक दिन किसी बसंत ऋतु में गिल्लू जूही के पीले फूल के रूप में खिलकर उनके सामने आएगा। और इस तरह से जो है गिल्लू की कथा समाप्त होती है।